नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के खेमे में दोबारा से ऐसा लगता है कि गृह युद्ध होने वाला है या घमासान होने वाला है। दो चीजें हैं जिसके ऊपर आज बात करनी जरूरी है। बीजेपी के अंदर पार्टी प्रेसिडेंट अगला कौन बनेगा, क्योंकि नया प्रेसिडेंट बनने का टाइम आ गया है और नया प्रधानमंत्री बनने का भी टाइम आ गया है। तो मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछता हूं कि आपके हिसाब से बीजेपी का अगला पार्टी प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए। और मोदी जी के रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, संकेत आने शुरू हो गए कि मोदी जी अब रिटायर कर जाएंगे अगले साल के बाद। वो कभी भी अपने आप को वो कहेंगे कि मैं रिटायर कर रहा हूं, झोला उठाकर वो चले जाएंगे। अब उनको रिप्लेस कौन करेगा? आपके हिसाब से ये दो चॉइसेस कौन सी होनी चाहिए? अब इसके ऊपर उमेश जी का टेक लेते हैं, मैं अपना भी टिप्पणी दूंगा कि मेरे हिसाब से अगला पार्टी प्रेसिडेंट और अगला प्रधानमंत्री भारत का जो 2025 या 26 में डिक्लेयर किया जाएगा, जो मोदी जी डिक्लेयर करके जाएंगे 29 तक के लिए, वो कौन होने वाला है? उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, पार्टी प्रेसिडेंट कौन? देखिए, नड्डा जी का टर्म तो एंड हो गया था जनवरी में इस साल। ठीक है, उसको पहले फिर बढ़ाया गया जून तक। फिर अभी वापस वो अभी बीजेपी में वो वर्किंग प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है। ठीक है। नड्डा नड्डा जी ने यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिया था कि हम सक्षम है, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो देख लिया कि आपने जब ये स्टेटमेंट दिया और अमित शाह जी ने अपने हिसाब से कैंडिडेट सिलेक्शन किया। उन्होंने कांग्रेस के जो भी दागी नेता है उनको अपने पार्टी में, बीजेपी की पार्टी में उनको इंडक्ट करके चुनाव टिकट उनको दिया। तो एक तरह से बहुत सारे लोगों को बहुत पीड़ा और दर्द भी हुआ था उस समय, क्योंकि कमिटेड पार्टी वर्कर्स को इग्नोर करके आप बाहर से दागी नेता लेके आ रहे हैं। और आपने देख ही लिया कि जो 400 पार वाला स्लोगन है वो तो धराशायी हो गया, 240 पे आके अटक गई थी बीजेपी। और हमने ये भी देखा कि बीजेपी ने अयोध्या सीट भी हार चुके थे। यूपी जो उनका गढ़ माना जाता था, जिसके अंदर हम हमेशा 60 से 70 सीट जीतते थे, इस बार 33 सीट ही जीते। और उसके अंदर भी हमने देखा कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन, जिनका नाम योगी जी ने लिस्ट दी थी, अमित शाह जी ने उसको ठुकरा दी और अपने कैंडिडेट खड़े किए। तो उस समय ऐसा था कि संघ कुछ बोल नहीं रहा था, संघ देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट बाद में हमने देखा कि पब्लिकली बहुत स्टेटमेंट्स भी आए थे, जिसमें भागवत जी ने भी बहुत ही मतलब भागवत जी ने भी स्टेटमेंट दिए थे, जिसके कारण दोनों लग रहा था कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर एक खटाव है। और ये खटाव दिख रहा था क्योंकि दोनों जगह से स्टेटमेंट आ रहे थे। फिर बाद में आरएसएस और बीजेपी की समन्वय मीटिंग हुई थी पालाकड़ में, और मेरे हिसाब से वहां पे कुछ ना कुछ बात हुई है लगता है। और आपने देख लिया कि हरियाणा जो हारने वाले थे बीजेपी, सडनली जीत के ना चालू कर दिए। और आपने महाराष्ट्र में भी वो करिश्मा देख लिया। ठीक है। ये बात अलग बात है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब बीजेपी छत्तीसगढ़ जीत सकती है, झारखंड क्यों हारी, या जानबूझ के हारी क्या, वो समझने की बात है। ठीक है। ऐसी कोई जगह नहीं है, अगर आरएसएस कार्यकर्ता काम करे तो बीजेपी को फायदा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से वहां पे जानबूझ के आरएसएस कार्यकर्ताओं को बोला गया कि आप काम मत करिए, ताकि ऑपोजिशन को भी लगे कि वो जीत रहे हैं। ठीक है। नहीं तो झारखंड भी कंफर्म जीत जाते, क्योंकि हमारे स्वयंसेवक जो हैं, जो काम करते हैं, वो बिना किसी लालच के, बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी लालच के से काम करते हैं। जबकि बीजेपी में जितने भी पदाधिकारी है, भले उनके आईटी चीफ ले लीजिए, वो सिर्फ कैमरा पे आके भाषण देते हैं, और वो भी इनइफेक्टिव होता है, उनका कुछ काम नहीं होता है। ठीक है। बीजेपी आज जीत रही है क्योंकि करिश्मा है मोदी जी का। सेकंड है, अगर स्टेट में आपके पास एक दमदार नेता रहे, और थर्ड है आरएसएस की स्वयंसेवक। ये तीन कॉम्बिनेशन अगर चलता रहे, तो मेरे हिसाब से बीजेपी कभी इलेक्शन हार ही नहीं सकती। ठीक है। बट अब ये बात है कि बात आ जाती है पार्टी प्रेसिडेंट पे। जनरली क्या होता है, बीजेपी के अंदर ही कोई पार्टी की लीडर आपस में कंसल्टेंसी करके जनरली कंसेंसस से पार्टी प्रेसिडेंट को चुन लिया जाता है। पर जब नड्डा जी ने जिस हिसाब से स्टेटमेंट दिया आरएसएस की वजह से,
अब लगता है मुझे कि बीजेपी में जो कंसल्टेशन, जो समन्वय लोग कंसल्टेशन करके जो डिसीजंस लेते हैं वो हो नहीं रही है, क्योंकि अब एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया है, बहुत लोगों ने बोला है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई है कि अब बीजेपी को लग रहा, अब आरएसएस को लग रहा है कि बीजेपी के अंदर भी जो एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसको खत्म करने की जरूरत है। उसके अंदर वापस वो कंसल्टेशन मोड और यूनानिमिटी वाला चीज लाना जरूरी है। और ये भी जैसे अगर मोदी जी रिटायर होते हैं वहां पे एक सक्सेशन भी होना जरूरी है, ट्रांजिशन भी होना चाहिए, क्योंकि आपको सत्ता में तो रहना ही पड़ेगा। मोदी जी कितने साल रख रहेंगे, 3 4 5 साल पर, कहीं ना कभी तो रिटायरमेंट लेंगे। तो बातें चालू हो गई, ये अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है। ठीक है, दैट आरएसएस इज प्लानिंग फॉर पोस्ट मोदी, आफ्टर मोदी का रिटायरमेंट होने के बाद वो प्लान करना चालू कर दिए। इसके अंदर अभी उनको मालूम पड़ जाएगा कि किस नेता के अंदर कितनी शक्ति है, उसका कितना क्वालिटीज है कि वो संघ और बीजेपी के बीच में तालमेल बैठा के रख सके, जो संघ की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा सके, अपनी मनमानी ना करे। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में फर्स्ट जो टसल है वो है बीजेपी के प्रेसिडेंट का, जो मेरे हिसाब से जनवरी या फरवरी में उनका उसका उसकी घोषणा हो जाएगी। उसके अंदर जो अगर प्रेसिडेंट बनेगा, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हु विल बिकम द सक्सेसर ऑफ मोदी जी। तो अब देखिए, महाराष्ट्र इलेक्शन में हमने देख लिया है कि योगी जी को प्रोमिनेंस दी गई। उन्होंने जब बोला था हरियाणा इलेक्शंस में कि बटोगे तो कटोगे, तो मोदी जी ने भी वही लाइन ली, एक है तो शेष है। तो ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है, ये जो बैक बर्नर पे था, सडनली अभी बीजेपी उठा रही है चुनावों में। और मेरे हिसाब से जितने भी आप स्टेट्स में देख लीजिए, बीजेपी इज गोइंग, हिंदुत्व मुद्दे को लेके बीजेपी बहुत ही आक्रामक स्टेट में आ चुकी है। अब आप पार्लियामेंट में ही देख लीजिए ना, किस हिसाब से आज राहुल गांधी के ऊपर हमले कर रहे हैं, कैसे सोनिया गांधी पे हमला कर रहे हैं। सोरेस और सोनिया गांधी के ऊपर जो रिश्ते थे, ये सब पहले मेरे हिसाब से 2024 से पहले क्यों नहीं होता था, इलेक्शन से पहले। सडनली लग रहा है कि कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं, डायरेक्शन आ रहा है। जो बीजेपी लीडरशिप, जिनको ये काम 2024 से पहले करना है, सडनली अभी कर रही है, अच्छी बात है। क्योंकि बीजेपी अभी कांग्रेस को एक्सपोज कर रही है। नहीं तो पहले ऐसा था कि कांग्रेस कुछ भी बोलती थी, बीजेपी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। ठीक है, और जैसे मैंने कहा है कि बीजेपी प्रेसिडेंट जो भी कैंडिडेट अपॉइंट होगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है, संघ का पलड़ा भारी है या बीजेपी में कोई नेता का पलड़ा भारी है। ठीक है, बट तो वो आपको क्या देखना लगता है जरूरी। कि कौन 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 से लोग हैं हु कैन बी अ कंटेंडर फॉर पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी? देखिए, मेरे हिसाब से वैसा ही कोई कैंडिडेट होगा जो संघ से क्लोज रहेगा, क्योंकि आज संघ और बीजेपी के बीच में समन्वय बैठाना जरूरी है, वो तालमेल बैठाना जरूरी है। और ये फॉर्मूला हमने देख लिया है, हरियाणा और महाराष्ट्र में हमने देख लिया कि क्या हुआ। अब जब जाके कोई भी लीडर अपने आप को संघ या पार्टी से लार्जर देन लाइफ इमेज सोचेगा, उसको बनने नहीं दिया जाएगा। अल्टीमेटली यू आर, जो भी आज बीजेपी के लीडर है, वो पहले आरएसएस के काडर रह चुके हैं, उनको समझ में आना चाहिए। अब मनमानी नहीं होने देंगे। और मेरे हिसाब से सीधा बात है कि आरएसएस ने बोल दिया, लगता है कि अमित शाह को, कि आप अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आपके जो कैंडिडेट है जेपी नड्डा जी, जिस हिसाब से बयान देते हैं, तो उस हिसाब से जैसे आपने इलेक्शन भी आप इलेक्शन हार चुके हैं। आपने 370 400 पार्लियामेंट में बोला था, आप मैंडेट हार चुके हैं, क्योंकि आपने अयोध्या होने के बावजूद भी आप अगर मेजोरिटी न लेके आ सकते हो, आप अयोध्या सीट नहीं जीते, तो एक तरह से करारी शिकस्त ही है। भले आप आज सरकार चला रहे हो, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्थिति बहुत सही है। तो मेरा मानना ये है कि अभी जो बीजेपी प्रेसिडेंट रहेंगे, वो आरएसएस के चॉइस के रहने वाले हैं। और हाँ, और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, जैसे आपने ये भी देखा है कि शिवराज सिंह चौहान को बहुत सारी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो ओवरसीइंग है, प्राइम मिनिस्टर ने उनको दे दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीजेपी में कौन कंटेंडर हो सकते हैं पोस्ट मोदी। सर्टेनली अमित शाह जी, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने 10 साल में। पार्टी एज ए होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, उन्होंने एप्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया है।
बट बहुत जगह पे वो फेल भी हुए हैं, ठीक है। वो बांग्लादेश से जो रोहिंग्यास आ रहे हैं, वो तो बीजेपी की सरकार थी 10 साल तक, वो कर क्या रहे थे, ठीक है। तो कहीं न कहीं लोगों को लग रहा है कि बहुत जगह जो उनकी उन्होंने चुप्पी साध रखी है, जिसको बीजेपी के जो स्पिन मास्टर बोलते थे, ये बीजेपी का तुर्क का इक्का है। जब काम नहीं करने का कुछ रहता है तो वो बोलते थे आपको मालूम नहीं है, राजनीति में ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता है सर, राजनीति में आपको क्लियर कट होना पड़ता है, ठीक है? यू नीड टू डू दैट। आपके सामने रोहिंग्यास आ रहे हैं और आपने को मालूम ही है कि जम्मू में पहुँच गए हैं, वो राजस्थान में पहुँच गए हैं, हर जगह पहुँच चुके हैं। तो आप क्या करोगे? आप उस जो कार्रवाई आप अभी कर रहे हो, उस समय क्यों नहीं किया था? 2020 में हमने देखा था जब ट्रम्प साहब आए थे, तब दिल्ली में जो दंगे हुए थे, क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये नहीं मालूम था पहले? देश के गृह मंत्री होके वो क्यों नहीं समझ पाए ये बात? तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो एक बहुत बड़ा फेलियर है। ठीक है, अभी उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, वी हैव टू क्रेडिट हिम फॉर द गुड वर्क ही हैज़ डन आल्सो। तो एक तरह से अगर मोदी जी अगर रिटायर होते हैं, इनको एक तरह से इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। मैं नहीं बोलता हूँ ये मेरा व्यू है, ओके। क्योंकि इन्होंने काम भी किया है अच्छी तरह से, ठीक है। बट जिस हिसाब से वो मनमानी करते हैं, संघ नहीं चाहेगा कि आगे कोई ऐसे लीडर को वो सत्ता दे। और इसके अंदर अभी सेकंड चॉइस आ रहा है नितिन गडकरी जी का। नितिन गडकरी जी हमेशा वो पावर इक्वेशन से अलग ही रहे। उन्होंने अपना काम मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज में उन्होंने जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। एक ही दिन में 40 किलोमीटर की सड़क बनाना, वर्ल्ड क्लास, सर ईज़ी बात नहीं है, ठीक है? और उन्होंने अपना इक्वेशंस नागपुर के साथ मतलब उनके कॉर्डियल रिलेशंस हैं। आपको यहाँ तक बात आई थी कि 2024 के अंदर वो शायद इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। वैसे बीच में रूमर्स भी आए थे। ठीक है, लोग बोल रहे थे उनको साइडलाइन करेंगे, पर उन्होंने अपना काम में दिमाग लगाया। उन्होंने ये इंटर पार्टी जो रूमर्स है, उसमें ध्यान नहीं लगाया, ठीक है? तो एक पॉसिबल कंटेंडर भी हो सकते हैं। इट्स एन आउटसाइड चांस बिकॉज़ आज नितिन गडकरी का ऐसा है कि कद्दावर नेता है। सेकंड उन्होंने परफॉर्मेंस भी देके देखा है। थर्ड आरएसएस के क्लोज़ भी है। और इसमें तीसरे नाम आते हैं देवेंद्र फडणवीस। सर देवेंद्र फडणवीस नागपुर के भी क्लोज हैं, वो मोदी जी के भी क्लोज हैं और उन्होंने जिस हिसाब से पार्टी के लिए त्याग किया था 2022 में जब वहाँ पे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी थी, एकनाथ शिंदे के अंदर वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनने के लिए रेडी हो गए थे। सर एक चीफ मिनिस्टर वापस डेप्यूटी सीएम बनने बहुत लोग कर नहीं पाते, पर वो देवेंद्र ने किया भी था। उसके बाद उन्होंने उस पार्टी के लिए काम किया। फिर आपने देखा है कि अभी जिस हिसाब से महाराष्ट्र इलेक्शन हुए, 281 में से 230 सीट जीती है सर। तो एक तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा मैंडेट लेके आए और उन्होंने दिखा दिया है कि वो बीजेपी में रह के संघ की वैल्यूज को फॉलो करके सब एलाइज को साथ में रखे। देखिए सर, एकनाथ शिंदे और अ, अजीत पवार को साथ में रख के काम करना इजी नहीं है सर। ठीक है? और आगे जाके बीजेपी 15 साल अगर आप सोचिए, अगर 15 साल तक बीजेपी अगर पावर में रहती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेजॉरिटी आएगी। आगे जाके आपको कोalition सरकार भी बनानी पड़ सकती है। तो देवेंद्र इज़ अ वेरी माइट बी अ वेरी गुड चॉइस। उनको मालूम है कि अलाइज़ को साथ में कैसे लेके चलना पड़ता है। और उस समय पे अमित शाह जी का जो होता है मनमानी करने का, वो काम नहीं आने वाला है। ठीक है? आरएसएस उस दृष्टिकोण से भी सोच रहा होगा। तो एक तरह से मुझे लगता है कि देवेंद्र भी एक नाम हो सकते हैं। सर, इसके अंदर सबसे अभी इंटरेस्टिंग नाम है शिवराज सिंह चौहान का। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जैसे ही उनको पार्टी ने बोला कि जब अब उनको बोला कि आप मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ दीजिए, तो उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है? और वो चुनाव लड़के अभी आज वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने, ठीक है? उनकी एज 65 है। और उन जितनी बार अगर गुजरात मॉडल अगर बात की जाती है, तो अभी लोग एमपी मॉडल भी बात कर रहे हैं। जो लाडली बहना योजना है, जिसके कारण बीजेपी को एक विक्ट्री मिली है महाराष्ट्र में, ये चालू किया था शिवराज जी ने। आज सब लोग वही कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? उनको समझ में आ गया और शिवराज जी बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। उनके बहुत ही अच्छे रिलेशंस है संघ से भी और आज मोदी के ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट भी बन चुके हैं। मोदी जी को उनके ऊपर बहुत पूरा भरोसा भी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उसका जो कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है,
उसका सारा कार्यभार शिवराज जी को दिया हुआ है। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि ही माइट बी द नेक्स्ट इन द लाइन, ठीक है? भले आज एक चीज़ है कि वही कि इज़ नॉट कंसीडर्ड, वो इतने बड़े कद्दावर नेता, मतलब पैन इंडिया भी अपील नहीं है उनकी, बट बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। उनको मालूम है कि कैसे बात किया जाता है, एलाइज के साथ में कैसे लेके चलना, और जो यूनानिमिटी की बात होती है, कंसेंसस, सब लोगों को साथ में लेके चलने की बात, वो चीज़ उनमें है, ठीक है? और बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, ठीक है? और सर आखिरी में आते हैं योगी आदित्यनाथ जी। बहुत लोग बोलते हैं कि वो बन जाएँगे, मैं जानता हूँ इनकी पैन इंडिया अपील भी है। आज बीजेपी में सबसे ज़्यादा, अगर मोदी के बाद अगर कोई नेता है जिनके नाम से लोग, अ, मतलब ऐसे लोग हैं जो मोदी जी के लिए काम करते हैं, बिना बिना कुछ, मतलब अपना तन, मन, धन सब लगा देते हैं मोदी जी के लिए, वैसे ही वोट योगी जी के लिए लगाते हैं। बहुत बहुत लोग नहीं मानते हैं बात को, बट ठीक है, उनको रहने दीजिए। पर योगी जी का अपील हमने देख लिया है। जहाँ-जहाँ योगी जी कैंपेन करते हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे विक्ट्री आई है उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। और पैन इंडिया, मैंने आपको ये भी बोला था कि बीजेपी का भी वोट 36 टू 37% पे सैचुरेशन हो गया है। अगर आपको इसको 37 से 50% लेके जाना है, तो ये जो गैप है, ये ब्रिज कर सकते हैं सिर्फ योगी जी, क्योंकि आपको वोटर बेस बढ़ाने हैं, आपको हिंदूज़ को कंसोलिडेट करना है। तो देखिए उन्होंने क्या बोला, अ, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये बात वही हो जाती है कि पार्टी उनकी बात को फॉलो कर रही है, और वो उन्होंने काम करके भी दिखाया यूपी में। यूपी में देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जो इंडस्ट्रीज़ उधर लगी है, जिस हिसाब से उधर लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने सँभाला है, और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि यूपी इज़ नाउ द सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट इन इंडिया, जिसकी जीएसडीपी सेकंड है इंडिया में। तो लोग बोल रहे हैं कि वो बन सकते हैं, पर मेरे हिसाब से योगी जी विल रिमेन एज़ द सीएम ऑफ यूपी पोस्ट 2027 एज़ वेल, क्योंकि सीएम ऑफ यूपी अभी ज़रूरत है। यूपी एक जगह है जिधर से बीजेपी को अपना स्ट्रेंथ मिलता है। अगर 270 सीट में से 50 से 60 सीट अगर वो यूपी में निकाल लेते हैं, तो आगे की जर्नी बहुत ईज़ी हो जाती है। और यूपी में दूसरे रकम का लीडर नहीं है जो अ, अखिलेश और जो बाकी वहाँ पे जो जितने भी ट्रबल मेकर्स हैं, जहाँ पे बाहुबलीज़ हैं, उनको सँभाल सकें। तो यूपी में मुझे नहीं लगता कि अभी योगी जी को हटाएँगे, क्योंकि कोई भी दूसरा नेता बीजेपी के अंदर नहीं है, जो उनकी अपील कहीं भी नहीं है। तो ज़रूर मेरे ख्याल से 2032 या 34 में शायद वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन सके, बट अभी नहीं बनेंगे, और उनके पास एज भी है सर। तो बहुत सारे सिनेरियोज़ में अभी मुझे लगता है कि अगर सक्सेसर होंगे, अगर कोई मोदी जी के, वो रहेंगे शिवराज सिंह चौहान, ठीक है? और मेरे हिसाब से होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास ही रहेंगी, क्योंकि अमित शाह जी इज़ बेस्ट सूटेड इफ ही रिमेन्स बिहाइंड द सीन्स। वो फ्रंट में आके करेंगे तो सब लोगों के ऊपर, वो बिहाइंड द सीन्स रह के जो इफेक्टिवनेस है उनका, वो फ्रंट में रह के नहीं हो सकता सर। जैसे आपको मालूम है अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी थी। अटल जी फेस थे पर आडवाणी काम करते थे। वैसे ही अमित शाह जी भी डिप्यूटी रहेंगे, नया प्राइम मिनिस्टर जो आएगा, उनका कद रहेगा सर, और उनको कोई भी बस एक ही चीज़ है जो उनकी मनमानी चलती है, जो लोग बताते हैं, वो नहीं होगा, कंसल्टेशन प्रोसेस से होगा। वो ही मुझे लग रहा है। उमेश जी, जैसे आपने बोला कि पार्टी प्रेसिडेंट, आपने नाम नहीं बताया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी प्रेसिडेंट के लिए फडणवीस को नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि उनको सीएम बना दिया है अभी। महाराष्ट्र में उनकी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पार्टी प्रेसिडेंट में शिवराज चौहान जो हैं, इनका नाम आगे आता हुआ दिखाई देता है। मैं भी उनका काफ़ी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। या गडकरी, ये हो सकते हैं। गडकरी जी को पहले भी पार्टी प्रेसिडेंट एक बार बनाया था 2012-13 में, उसके बाद हटा दिया गया। ही कैन बी वन ऑफ द पर्सन्स जो पार्टी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बट दोनों की सर ज़रूरत अपनी अपनी मिनिस्ट्रियों में सर भी है। सर एक और एक चीज़ है, अभी अदर नाम जो पार्टी में जो विस्पर्स चल रहे हैं, जिसके अंदर सीआर पाटिल का नाम चल रहा है, मनोहर लाल खट्टर का नाम चल रहा है, राजनाथ सिंह का नाम चल रहा है, भूपेंद्र यादव का नाम चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का भी चल रहा है। तो बीजेपी में लीडर्स की कमी नहीं है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से जो लीडर आरएसएस के क्लोज में रहेगा, उसी को बनाया जाएगा, ताकि समन्वय बैठा सके, तालमेल बैठा सके। और हमने ये भी देख लिया है कि मोदी जी शायद 2027 तक कंटिन्यू कर सकें,
और वो एक उनका ट्रांजिशन हो जाए एज द राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से आगे जाके बहुत सारे जैसे कद्दावर नेता है जैसे राजनाथ सिंह, ही माइट बिकम द प्राइम वाइस प्रेसिडेंट, किसको नहीं मालूम सर। अब वी नेवर नो, बीजेपी के अंदर एक ट्रांजिशनल लीडरशिप चेंज होगा, बहुत ही सटल तरीके से होगा। मतलब जो बोलते हैं ना सर, सत्ता का जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, इट विल बी डन इन अ मैनर कि किसी को तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। बहुत सोच समझ के विचार विमर्श करके आरएसएस काम कर रहा है। और ऐसा भी है कि आरएसएस में भी अगर आपने देखा है कि अभी सेंटिनरी सेलिब्रेशन उनका चल रहा है, ठीक है। वो भी मेरे ख्याल से नेक्स्ट अक्टूबर में दे विल बी सेलिब्रेटिंग द 100 ईयर्स, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग टाइम है सर, क्योंकि बहुत बड़े चीज है, क्योंकि फर्स्ट तो बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सेकेंड हु विल बी द पॉसिबल सक्सेसर ऑफ मोदी जी, थर्ड भागवत जी का भी टाइम खत्म हो रहा है सर। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट सर्वसंघ चालक का भी नाम आ रहा है, और वो बोल रहे हैं कि दत्तात्रेय होसबोले शायद बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के अंदर हो रहा है जनरेशनल चेंज, इट विल बी हैपनिंग इन आरएसएस एज वेल। और मेरे हिसाब से सर भागवत जी भी अपना पद उसी समय छोड़ेंगे, आरएसएस की 100वीं सेंटिनरी सेलिब्रेशन, शताब्दी सेलिब्रेशन के बाद वो अपना पद छोड़ सकते हैं, बस इतना ही बोलूंगा। सर दैट मीन्स पूरा का पूरा जो है सिस्टम हिलने वाला है। बीजेपी के अंदर भी घमासान शुरू होगा। प्रधानमंत्री पद के लिए भी थोड़ी सी दावेदारी आएगी। संघ के अंदर भी आएगी। इंडियन क्रिकेट टीम में भी लोग रिटायर कर रहे हैं। एक कर गया है, तीन चार के नाम और आने शुरू हो गए हैं। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होता हुआ दिखाई देता है। सर सिस्टम चेंज की बात नहीं है, घमासान ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इट विल बी एन ऑर्डरली चीज। देखिए कोई भी ऊपर बनना चाहता है, सब लोग दावेदारी जरूर पेश करेंगे, पर संघ के अंदर एक ही चीज है, डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाएगा। जो बात होगी कंसेंसस और यूनानिमिटी से बात होगी, और एक तरह से जनरेशनल चेंज आएगा। वो एक तरह से डिसिप्लिन लाना जरूरी है। जो पार्टी कार्डर चाहता है, पार्टी के सपोर्टर्स चाहते हैं, संघ के सपोर्टर्स चाहते हैं, हिंदुत्व के सपोर्टर्स चाहते हैं, भारत के सपोर्टर्स चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि किसी लीडर के पर्सनल ईगो के कारण जो इतने लोगों ने जो काम किया है देश के लिए, वो खत्म हो जाए। बस इतना ही बात है। और आरएसएस विल एंश्योर दैट डिसिप्लिन इज मेंटेन। कोई भी बन सकता है सर, जिसके अंदर काबिलियत है उसी को दिया जाएगा, जिसने काम किया है उसको दिया जाएगा। वो जरूरी भी है सर। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बात हो रही है तो कोई अच्छी बात है कि हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं। लोगों को अंदर ये भी लगेगा कि ठीक है, बाहर भी लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हाई शुड वी नॉट डिस्कस इट, मेरा ये मानना है। सो मेरी जो चॉइस है पार्टी प्रेसिडेंट के लिए, मैंने पहले बोल दिया, आई एम इन फेवर ऑफ शिवराज चौहान। और एज फार एज प्रधानमंत्री, मेरी चॉइस पहले भी, अभी भी और बाद में भी एक ही रहेगी। वैसे तो मोदी जी रहें जितना लंबा टाइम उतना अच्छा है। और उसके बाद योगी जी के अलावा मुझे कोई और नेता नहीं चाहिए एज प्रधानमंत्री ऑफ भारत। मैं पहले बोल रहा हूँ, सर विल बी योगी जी विल बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर of Bharat and Modi ji will be the last प्रधानमंत्री of India। सर मैं तो ये बता रहा हूँ कि मोदी जी कैन बिकम द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आगे जाके राष्ट्रपति से राष्ट्रपिता भी बनने का तैयारी में है। आप उनको प्राइम मिनिस्टर पे क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सर? वो तो मैं तो सर उनको मैं बोल रहा रिस्ट्रिक्ट हूँ। नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ही विल बी द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही माइट बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और ही विल बी द फादर ऑफ द 21st सेंचुरी ऑफ भारत। बस ये मैं दैट्स ट्रू। इसी कमेंट्स के साथ जय सिया राम करूंगा। जय सिया राम सर।